सवाल के साथ फात शहबाज खान जो शहबाज शरीफ हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, और उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से भी ज़्यादा टाइम तकरीर की, और ये भी उनका एक रिकॉर्ड है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अगर सवा घंटा तकरीर की तो उन्होंने उनसे भी ज़्यादा तकरीर की। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान इस सारे सिनारियों में आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और पीटीआई ने बहुत सारी मीटिंग्स की मौलाना फजलुर रहमान साहब से, लेकिन वो बात बन ना सकी। फिर नवाज शरीफ साहब खुद गए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का वोट मौलाना साहब से नहीं मिला। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब को भी शायद सदारती प्रोसेस का भी मौलाना हिस्सा ना बने। ये फिर बात किस तरफ जाएगी और हालात क्या बनेंगे? पहले ये तासुर था कि तहरीक इंसाफ और मौलाना मिल के कोई स्ट्रगल शायद करें, लेकिन हालात क्या बन रहे हैं मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं। जो अरकान उनसे बात भी करते हैं, हमारे साथ रहिए। आप ठीक हैं सर? अंदर बैठे हुए थे, वोट भी दे देते, प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है, आप क्यों इस तरह करते हैं सरदार साहब? किसको देता वो? आप बोले ना, आप मेरी जगह होते आप किसको देते? मैं कैसे आपकी जगह, एक अदना सा रिपोर्टर आपकी जगह कैसे, एक सरदार की जगह कैसे ले सकता है? भाई पॉलिटिकल वर्कर हैं लोग, वो भी तो वोट देते हैं ना। आप मेरी जगह होते, आपने ज़मीर से पूछते इन दोनों में से आप किसको देते? किसी को नहीं देते ना। तो मैंने भी आप लोगों के जहन की अक्कासी करते हुए वोट नहीं दिया। तो सरदार साहब ये अभी नेक्स्ट भी फिर यही करेंगे? अभी रिपोर्टर ने बड़ी खूबसूरत बात पूछी, वो पूछ रहे थे कि बलोच को देंगे आप सदारती जो है वोट या पश्तून को? बात बलोच और पश्तून की नहीं है, बात है असूलों की, बात है दोस्ती निभाने की, बात है अपने वायदों पे कायम रखने वालों की। इस तरह हमारे भी बहुत से बलोच हैं जो खलाई लिबादा ओढ़ के या खलाई शटल में आके वो वोट मांगते हैं, तो ज़रूर है कि हम उनको बलोच समझ कर वोट दें। भुट्टी साहब को मुबारक दे दिया आपने बलूचिस्तान में? किस चीज़ की? सीएम बन गए। अच्छा, हमें तो पता नहीं। वो बन गए? वो भाई इलेक्शन से पहले बन गए थे, अभी नहीं बने हैं। वो तो इलेक्शन से पहले बन गए। क्या बात आप कर रहे हैं? वो इलेक्शन से पहले बन गए थे, इसलिए कि केयर टेकर में उनको वजीर लिया। इलेक्शंस के अनाउंसमेंट से 2 दिन पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उस पर कोई कानून लागू नहीं है। केयर टेकर मिनिस्टर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, ये आपका आइन, ये कानून, ये सब कुछ कहता है। लेकिन जब उसके लिए तमाम कानूनी नरमियाँ पैदा कर दी गई तो हम समझ गए थे कि वज़ीर आला वही बने। तो ये जो अफवाह फैली है कि काकड़ साहब को चेयरमैन सेनेट लाना है, ये क्या है? इस आप तक पहुंची ये सरगोशी? भाई जो बनाने वाले हैं वो बनाएंगे, ना आप उसको रोक सकेंगे ना हम रोक सकते हैं। वैसे ऐसी बात है कोई? मेरे इल्म में नहीं आई है। अगर आपने बात सुनी है तो मतलब कुछ तो है कि बातें चल रही हैं। कौन फिर चेयरमैन सेनेट आप किसको देख रहे हैं? बलूचिस्तान से ही होगा? देखें, वो मेरे चाहने से या मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। जो सोच, हम जो कुछ सोचें, लेकिन जो फैसला करने वाले हैं वो हमारे और आपके सोच के बरक्स फैसला करते हैं। गवर्नमेंट के एक साबिका मिनिस्टर हैं, मैं उनसे पूछ रहा था कि फ्लोर क्रॉसिंग भी तो हो सकती है महमूद खान अचकज़ई के इंतखाब में। उन्होंने कहा नहीं हो सकती। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा हमने एक स्याही लगाई हुई है, वो ट्रेस करते हैं हमने बंदा पकड़ लिया है। कौन सा? मैंने कहा, उसने कहा जिसने वोट विफाक में उस दिन स्पीकर को नहीं दिया, और पंजाब में भी 2 बंदों ने दिया, हमने बंदे पकड़ लिए हैं और उनकी पार्टियों को आगाह किया है। काश के इस स्याही का इस्तेमाल वो जनरल इलेक्शन में करते कितने जो फरिश्ते पकड़े जाते। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे और तो नहीं पता, पर मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जिस वक्त शहबाज शरीफ और उसकी काबीना के अरकान सुबह उठेंगे, जब उनका अलार्म बजेगा और वो ये सोचेंगे कि हमने ये हुकूमत ली क्यों, क्योंकि उनको बैरिस्टर गौर साहब और पीटीआई के जितने अरकान अंदर है, इंशाअल्लाह ताला उनको हम लोग चने चबवाएंगे ज़रूर। हमारी एक कंडीशन है, मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बाजियाब कराएं, बुशरा बीवी को बाजियाब होना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, हमारी जितनी ख़वातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे जितने लीडर्स और वर्कर्स पाबंद सलासल हैं, उनको बाहर लाएं, हमारे फॉर्म 47 हमें वापस दें, उसके बाद देखी जाएगी। खान साहब को की रिहाई को लेकर कुछ हलकों ने कोई रब्ता आपसे कभी किया, या इस पर कोई बात,
कोई निगोशिएट कम से कम टेबल पे? सौ बार कोई राबिता शाबिता नहीं हुआ। वो उमर साहब इस तनाजुर में कह रहे हैं कि हम अगर आगे बढ़ेंगे और जमहूरियत में आगे बढ़ना चाहिए होता है, अगर डायलाग भी करेंगे और किस तरीके से भी करेंगे, पार्लियामान के फ्लोर पर ही करेंगे, डिस्पाइट ये कि हमारी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशंस है, लेकिन हमारा पहला शर्त ये ज़रूर है कि सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस बने हैं। वो आप लोगों ने खुद आपके कैमरे के सामने देखे, जेलों में 14-14 घंटे जज का ट्रायल कर रहा है और वो 10 मिनट की ब्रेक करता है और वो विदाउट एविडेंस का मौका दिए बगैर वो लोगों को कन्विक्ट कराता है और द मैक्सिमम सेंटेंसेस देता है। तो ये तो सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। यू टर्न बैक द क्लॉक देन वी टॉक। उमर अयूब साहब अगर आज चाहते तो वज़ीर आज़म बन सकते थे, मौका खो नहीं दिया आप लोगों ने, चाहते तो बन जाते आज वज़ीर आज़म, क्या मसला था? देखिए, हमने पहले भी ऐलान कर दिया था, हम पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करते, हम पब्लिक पॉलिटिक्स करते हैं। जो आवाम का मैंडेट हमारे पास है, इंशाल्लाह ये वज़ीर आज़म बनेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारा मैंडेट वापस होगा। लेकिन हम ये डीले नहीं करते कि आप मुझे सीट दे दे, और अगर हमने और ख़ान साहब, इमरान अहमद ख़ान साहब ने अगर ओहदे की वो करनी, सियासत करनी थी, तो मैं आपके सामने चेयरमैन की हैसियत से न खड़ा होता और उमर अयूब साहब आपके सामने वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की हैसियत से नहीं खड़ा होता। इन लोगों ने तो सारे ओहदे बांटे, एक डाइनिंग टेबल के गिर्द जो बैठे, अपने ख़ानदान से नहीं निकालते कभी, जरदारी की सेहत भी इजाज़त नहीं देती, फिर भी वो जाके उस कुर्सी पर बरा जमान होने जा रहा है। और वज़ीर आज़म जो नवाज़ शरीफ जो है, शहबाज शरीफ जो अभी बनने जा रहा है, उसकी नाकामियों की तो जिंदा दस्तावेज़। खान बड़े नाकिद थे महमूद खान साहब के, तो ये क्या? नहीं, देखो, उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, डेमोक्रेसी के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन है और हम एक छोटे सूबे को बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे थे। मौलाना साहब ने कोई बात आपकी सुनी नहीं, वो DI खान की सुना सीट मांग रहे थे, कहते थे कि असद साहब के लिए सीट दे दें, आप नहीं माने, इस तरह का कोई डेडलॉक था या कोई और बात थी? नहीं, कोई इस इश्यूज़ पे बात ही नहीं हुई। हमारे तो एक कर्टेसी कॉल थी, उसके साथ एक इनिशियल डिस्कशन थी और हम उनकी भी कंसर्न है, इलेक्शन के ऊपर हमारी भी कंसर्न है। तो हमने कहा जिसको इस इलेक्शन पे कंसर्न है उसके ख़िलाफ़ जो है ना एक इकट्ठी होकर बात करें। तो हमारे सिर्फ ये कि वन पॉइंट एजेंडा पे हमारे के साथ बात कर सकते हैं, जो रैंकिंग के हवाले से है, और जो हम चाहते हैं कि जिस तरह, मतलब ये आप इसको जमहूरियत कहते हैं, ये जमहूरियत है कि लोगों को जो इस्लामाबाद की जो कैंडिडेट है उसको पहले से 20-20 हज़ार वोट दिए, जब मार्जिन बहुत बढ़ गया तो फिर टप्पे पे टप्पे, यानी जुल्म हो गया। और जो जिस तरह इन्होंने मैंडेट चोरी किया और ऐसे ये हुकूमत चलाएंगे, इसकी गलतफहमी की हुकूमत चलेगी। हम इंशाल्लाह इसके खिलाफ भरपूर तरीके से अपनी तहरीक चलाएंगे इंशाल्लाह। अपोजिशन लीडर कौन फिर आ रहा है? अभी इस पे हम मशवरा कर रहे हैं इंशाल्लाह। मरवत साहब को तो नहीं लगाने लगे? नहीं, अभी कोई मशवरा नहीं हुआ किसी के ऊपर, जो हमारी कोई वो नहीं है। ठीक है जी, खैरियत है? अल्लाह का करम, मेहरबानी। तो आप कैसे, बुक्टी साहब तो हो गए फिर? जी अल्हम्दुलिल्लाह सही है सारा मामला? नहीं, मेरा ख्याल एक अच्छा एक स्टार्ट है। एक एक्सपीरियंस्ड चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक्सपीरियंस फेडरल में भी रहा है, सेनेटर रहा है, बलूचिस्तान की सारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी समझते हैं। तो मेरे ख्याल से आई फील कि एक अच्छा स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। तो आपके साथ फैज़ कंफर्टेबल नहीं थे, बाजवा कंफर्टेबल नहीं थे, बल्कि बाजवा तो आपके हक में थे, या क्या आप कोई दास्तान अपने ज़ुबानी सुना दें, हम स्पेकुलेट करना बंद कर दें, इस तरह की बातें करना हम बिल्कुल? मेरे ख्याल से विद इन द पार्लियामेंट अपोजिशन जो जमात थी, उनका डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा था, जिसमें अख्तर मेंगल साहब की पार्टी तो बहुत वोकल भी थी इसके लिए, और उसका इज़हार भी बार बार मेरे ख्याल उन्होंने बहुत सारे फोरम्स पे भी किया, और ये कोशिश भी उन्हीं की तरफ से ज़्यादा थी कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो और हमारी गवर्नमेंट डिसलॉज हो जाए। अब ये आप कह सकते हैं कि अगर उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है, वो किन के साथ मिल की हुई है, वो एक अलग बात है। नहीं, मुझे पता चला था कि बाजवा साहब ने आपको कहा था कि कमाल साहब, जाम साहब, हम तो साथ हैं आपके, लेकिन बाद में जो नतीजा निकला उसमें तो पता चला कि आपके साथ तो आसमान वाला ही बचा, फिर ज़मीन पे तो कोई नहीं बचा। देखिए, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, हमने भी ज़्यादा रेजिस्ट इसीलिए नहीं किया कि विद इन हमारी पार्टी भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे कि जो इन्वॉल्व हो गए थे, और वो चीज़ बिगड़ती हुई बहुत नज़र आ रही थी जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे। तो नथिंग मच। या आप उस दिन ही मना कर देते उनको, जब आपको बनाने लगे थे और वहाँ के ताज पहनाने लगे थे, मना कर देते कि मैंने आप लोगों के साथ या आपकी छत्र छाया में नहीं आना, इस तरह का मन नहीं कभी किया, या आप उस वक्त कह रहे थे कि चलें ठीक है? नहीं, एक 3.5 साल, तीन साल बल्कि अच्छे गुजारे। एक बड़ा अच्छा फील आया, एक जो काम वहाँ किया, जिनके साथ किया, कैबिनेट के साथ किया, बाकी दोस्तों के साथ किया, तो मैं उसको रिग्रेट नहीं करता। एज़ लॉन्ग जब तक मेरी ज़िम्मेदारी थी, कोशिश की उसको जितना पूरा कर सकूँ वो किया, और डेफिनेटली उन 3 सालों ने कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हैं
जो कि शायद कुछ चीज़ों के लिए बेंचमार्क बने। और मेरे ख्याल से हमें ऐसे बेंचमार्क्स हर सीएम को छोड़ के जाने चाहिए ताकि आने वाला कम से कम उनको अचीव करने की कोशिश। रिग्रेट है जी कोई मन में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिग्रेट नहीं। आपने कहा, अब ठीक है, पी गए आप सारा? हाँ, रिग्रेट उस वक्त होता कि ये 3 साल गुजरते और मैं ये महसूस करता कि मैंने पॉलिटिकली सारी चीज़ों को देखा और ये कोशिश नहीं की कि सूबे के लिए कुछ कर सकूँ, तो रिग्रेट डेफिनेटली रहते हैं। आप जब स्टार बने और बाद में मोहल्लाती साजिशें आपको ज़ीरो कर दें, तो इस पे कम से कम कुछ लिखेंगे आप या? नहीं, मेरा ख्याल अभी भी जो भी जिम्मेदारी है कोशिश करेंगे उसको पूरा करें। ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, ये सियासत हल्के में भी होती है, वफाक में भी होती है, सूबे में भी होगी और होती रहेगी जब तक मेरा ख्याल पॉलिटिक्स है। तो मेरे ख्याल से आदमी को इससे कभी दूर हटना नहीं चाहिए, फेस करना चाहिए और अपनी कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए। सर थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि अभी क्या आपने मुबारकबाद दे दी शहबाज शरीफ साहब को? देंगे जब हकीकी तौर पे जीत के आएंगे। अभी तो वो फॉर्म 47 हैं। बड़े भाई को दी थी 2013 में मुबारकबाद, अभी नहीं दी क्योंकि जीते ही नहीं है। अभी क्या खान साहब से मिले हैं आप? खान साहब से मुलाकात हुई है कोई 2 हफ्ते पहले। क्या बात हुई? सरगोशियों में बात करते रहे? बड़ा आदमी है, जेल के अंदर 200 दिन की जेल काट के क्या कहता है, फतह मक्का मॉडल कहता है मैं ज़ाती इंतकाम नहीं लूँगा, मैं सियासी इंतकाम नहीं सियासी इस्तेकाम पे बिलीव करता हूँ। बल्कि ये भी कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे गैर मुस्लिमों ने अमल करके अपने मुल्कों को कहाँ ले गए। उन्होंने मुझे ये कहा साथ ही कि देखो नेल्सन मंडेला ने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना के मुल्क को आगे ले गया और हम लोग इसको किधर ले गए। अभी ये कैसे चलेगा? हल्ला गुल्ला असल इतना? मैंडेट वापस आएगा, ऐसे नहीं चलेगा। असल मैंडेट को आना पड़ेगा। आप आज आपने देखा नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे शहबाज शरीफ साहब नए वज़ीर आज़म का नहीं बल्कि जमहूरियत का जनाजा पढ़ाने खड़े थे। उनके चेहरे पे अफसरदगी थी, मायूसी थी। बड़े भाई उल्टा वो नाराज़ हैं, आपस में तो आंखें नहीं मिला रहे सारे जो हुकूमती लोग हैं। क्या जरदारी साहब किस तरह हुकूमत में जब ये वजारतों में नहीं बैठ रहे? सबसे बड़ी चार्जशीट तो मियाँ साहब पे जरदारी साहब की है कि इकट्ठी हुकूमत की और आज हुकूमत में नहीं बैठ रहे उनके साथ। इसका मतलब है कि वो मुतमईन नहीं है। जरदारी साहब के साथ बैठ जाते हुकूमत, आज उमर अयूब बन जाते वज़ीर आज़म। क्या करप्शन के खिलाफ जंग जरदारी साहब के संग ये नारा कुछ जचता आप तो नहीं। मौलाना को भी तो करप्ट ही समझते थे? देखिए मौलाना साहब की बात और है। मौलाना साहब आज तक वज़ीर आज़म नहीं बन पाए। ये दोनों जमातों ने वज़राए आज़म दिए हैं इस हुकूमत को, इस मुल्क को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपने नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दे दी वज़ीर आज़म के तौर पे? बहुत इज़्ज़त अफजाई की है। आपने देख ही लिया है कि मैंडेट चोर के नारे लगे हैं और मुबारकबादी किस चीज़ की देनी है। अगर अवाम के जो है हारने के बावजूद आप यहाँ आकर बैठते हो और भाई साहब को आप वज़ीर आज़म बनाते हो जो हारे हुए हैं, और बेटी को माशाल्लाह वज़ीर आला बनाते हो जो भी अवामी मैंडेट से महरूम है, तो फिर मुबारकबाद किस बात की? ये तो कौम की प्राइम मिनिस्टर लगे हैं। तज़हीक है कौम आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, अपोजिशन के भी, कौम के भी, सबके प्राइम हम तो मिनिस्टर हैं। नहीं मानते, इसलिए कि चोरी और डाके से जो है अगर कोई शख्स वज़ीर आज़म बन जाता है या कब्ज़ा कर लेता है, वो गासिब तो हो सकता है लेकिन डी ज्यूरे उसको कोई भी तस्लीम नहीं करेगा, ना इखलाकी तौर पर, ना आइन कानूनी तौर पर, ना आइनी तौर पर। डी फैक्टो बन गए हैं, ठीक है, जबर है तारीख का या जो मर्जी समझ लें, रियासत का जबर है, उसको कौम भुगतेगी लेकिन कौम इसका हिसाब लेगी, हर चीज़ का हिसाब लेंगे। आप देखें तकरीर भी नहीं करने दे रहे थे शहबाज शरीफ साहब को? नहीं, तकरीर तो करने का हेडफोन उनका लगा के भाई हक ही नहीं बनता उनका बोलने का, इस ऐवान में बैठने का उनका हक नहीं बनता। हमने कल इसीलिए उन पर एतराज़ किया था कि जो शख्स जो है एक हल्के से मुंतखब नहीं हो सका, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कैसे बन सकता है। सो हमने उनकी नामजदगी पर भी एतराज़ किया था। वो तो जाहिर है रियासत पर इस वक्त कब्ज़ा किया हुआ है और घुस बैठे हुए हैं, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, तो ठीक है, ये जबर भी भुगतेंगे जिस तरह बाकी के अदवार में जबर भुगता है कौम ने। ये भी एक इस्तेहसाल है जो जबरी तौर पर भुगत। कौन होगा अपोजिशन लीडर सर? कौन देखें, जिसको भी खान साहब नामजद करेंगे वही, मरवत साहब का नाम ना निकला है? जिसको भी खान साहब करेंगे बाहर का सभी, मैं समझता हूँ वो तो कचरा तो निकल गया है। जिनके कोई मशकूक थे, एंटेसिडेंट्स, जो झुकने वाले थे, जो बिकने वाले थे, जो डरने वाले थे, वो चले गए। अब तो पवित्र हो गया है, अब तो सारे ही माशाल्लाह एक कौम का दर्द रखते हैं और खान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। उसमें से कोई भी बन सकता है जिसे भी खान साहब चाहेंगे। आपके एस्टिमेशन क्या है कि ये निज़ाम कितना बेहतर परफॉर्म कर सकता है, कितनी देर चल सकता है? नहीं, ये तो परफॉर्म ही नहीं कर सकता। ये अवाम और कौम और मुल्क की कैसे जो है ये नुमाइंदगी कर सकते हैं?
या उनका दर्द और दुख रख सकते हैं। जब ये मुंतखब ही अवाम ने इनको नहीं किया, मुस्तरद किया है, वोट नहीं दिए इनको, तो फिर इनकी क्या वाबस्तगी, इनका क्या लगाओ। ये तो लूटेंगे जितना जिस वक्त तक लूट सकेंगे, और उसके बाद ये लंदन में लेकर चले जाएंगे या मखसूस चपड़ासी के जो है अकाउंट्स में पैसे चले जाएंगे लॉन्डर करके। ये पार्कलैंड व्यू के कोई और 2-4 फ्लैट्स ले लेंगे या ऑफशोर कंपनीज जैली बना लेंगे या 2-4 और मिलें बना लेंगे। और क्या इन्होंने करना है, इन्होंने अपनी तिजोरियाँ भरनी है, इन्होंने कौन सा कोई अवाम को और मुल्क को कोई फ़ायदा देना है। पंजाब में तो वो धड़ाधड़ काम शुरू कर दिया मरियम बीबी ने। माशाल्लाह, वो कहते हैं काम होगा तो कमीशन और किकबैक मिलेगी और लूटेंगे और कमाएंगे। 10% लगेगा, 90% खाएंगे। जाहिर है कि धड़ाधड़ काम होगा तो इनकी जो है कमाइयाँ होंगी। सो इसमें तो कोई मुझे ऐसा अचंभे की बात नहीं है। रेड कारपेट आपके लिए ही बिछाया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप अभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने आज, तो रेड कारपेट आपके लिए नहीं है। ठीक है, कैसे हैं सर? मैं अल्लाह का बड़ा करम। सर मुझे जेल के अयाम की कोई बात पहले सुनाएं, तसल्ली से पहले, आराम से पहले बताएं, उधर अयाम कैसे थे? देखिए, सबसे पहले तो जेल जो है ना अपने साथियों की मदद से कटती है। अल्लाह ताला का फजल शामिल हाल हो। जो मेरे दोस्त थे, मेरा वोटर था, मेरे इर्द गिर्द मेरी फैमिली के लोग थे, उन्होंने बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया। आप आए भी मेरे पास 3-4 दफ़ा, देखा भी होगा। ये वैसे बंदा कि जी मैं बहुत बड़ा फन खान था, मैंने जेल काट ली है। मैं 11 महीने 3 जेलों में रहा हूँ, और 3 जेलों का जो साइज़ था, एक में 8x10 था, बाकी में 6x6 था। उन दिनों आपके साथ ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, जी फवाद हसन फवाद, उसके बाद आप ख़ुद उसमें आहत चीमा साहब, फवाद था, फवाद हसन फवाद थे। लेकिन मेरा जो सिलसिला मेरा उनसे मुख्तलिफ था। मैं 25 साल का कैदी था। हवालाती और कैदी में बड़ा फ़र्क होता है कि आपको एक 25 साल की सज़ा सुना दी जाए और फिर आपको ये उम्मीद भी ना हो कि कब आपने जाना है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप सिद्क़े दिल के साथ खड़े रहें और आपका इनर सेटिस्फाई हो तो अल्लाह आपकी मदद करता है। मैं तो यही समझता हूँ कि 11 महीनों में मैं आपको एक लम्हा नहीं वो बता सकता, या एक दिन या एक रात के जिस दिन अल्लाह ने पोल रिगिंग का बल्कि आगाज़ आपसे ही हुआ था। शुरुआत आपकी गिरफ्तारी से हुई थी। खौफ जो है ना वो अल्लाह ने नहीं दिया। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे भी अल्लाह ताला को याद करते थे, सीधी सी बात है। और दूसरी बात ये है कि उसने बड़ी हिम्मत दी है हमें। हमारी फैमिली में से किसी को आपने रोते हुए नहीं देखा होगा, और हमें भी कभी किसी के आगे फरियाद करते हुए नहीं देखा। अल्लाह ने ये मैंने फ़ैसला कर लिया था, ये मैं बताना नहीं चाहता था, अब आप निकलवा रहे हैं तो मैं बताने लगा हूँ। मैंने ये फ़ैसला कर लिया था, अल्लाह ताला से आजमाइश, आधे घंटे की आजमाइश की पनाह मांग के बात करने लगा हूँ। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अगर मेरी ज़िंदगी भी चली जाती है इस जेल में, मैं पार्टी नहीं चेंज करूँगा। उसकी बुनियादी वजह ये नहीं कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब पे कोई एहसान करूँगा या पार्टी पे कोई एहसान करूँगा, बल्कि मैंने सोचा कि मैं अपनी आने वाली नस्लों पे एहसान करूँ। कोई ये ना कि मेरे बेटे को जाते हुए कि ये वो शख्स है जो शख्स टूट गया था, जो बेवफा निकला, जो बुज़दिल निकला। अल्लाह ने वो 11 महीने काट दिए। और बेल कैसी हुई आपको पता ही है। उस बेल के अंदर तो वो जो आलिया नीलम साहिबा थी और सरफराज डोगर साहब थे। आलिया नीलम साहिबा बहुत प्रिसाइज सवाल पूछती हैं और वेरी टू द पॉइंट, और वो बड़ी ब्राइट है। मैं देखे ना, मैं आज उनका नाम ले रहा हूँ। क्या कोई शख्स ये तसव्वुर कर सकता है कि अगर मैं गिल्टी होता तो मुझे वो बेल देते? क्या कोई शख्स ये तसव्वुर कर सकता है कि फिर मुझे इस मुकदमे से वो, उन्होंने ही फिर 18 अक्टूबर 2023 को इस मुकदमे से मुझे बरी किया। अब फैज़ साहब आपको टारगेट किए बैठे थे या बाजवा साहब को आप पसंद नहीं थे? मैं एक बात आपसे करता जाऊँ, मेरे भी कुछ दोस्त, मैं नाम नहीं लेता, बुजुर्ग है हमारी पार्टी में कुछ, वो पहले बड़े मौतकीद थे इन लोगों के। मेरी बात समझ रहे हैं ना, इशारा समझ रहे हैं। आज जब वो उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अगर आज खड़े होकर इन दोनों अशख़ास के ख़िलाफ़ बात करूँ ना तो मुझे ज़ेब नहीं देता। मुझे उस वक़्त खड़े होकर बात करनी चाहिए थी, और उस वक़्त मैं करता भी था, अगर आपको याद हो। तो आज मुझे नहीं लगता कि मैं उन पे कोई इल्ज़ाम लगाऊं। इल्ज़ाम क्या, दुनिया सारी को पता था क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन इस वक्त मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं खड़े होकर कहूँ नहीं जी वो ज़िम्मेदार था, वो ज़िम्मेदार था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेस किया। अदालत से मैं एक दिन नहीं भागा, मेरा पूरा रिकॉर्ड निकालें। पहले दिन मुझे 12 जुलाई 2012 को मेरे पे FIR होती है, 21 जुलाई 2012 को। उसके बाद मैं बेल लेता हूँ हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट भी बेल देती है मुझे, फिर वो कहती है आप ट्रायल कोर्ट में चले जाएं। पूरा ट्रायल कोर्ट में मुझे पता है रात को सज़ा होनी है, शाम को सज़ा होनी है। मैं जाता हूँ,
और वहाँ खड़ा होता हूँ, 11:30 बजे वो सज़ा सुनाते हैं। पूरी रात ही कोर्ट लगी रही। पूरी रात कोर्ट लगी रही, वो सज़ा सुनाते हैं और मैं उस सज़ा को खंदा पेशानी से मैं ये कहता हूँ ना, आज कहते हैं कि अगर फ़लाँ नहीं होगा तो आपने एक इमरान खान फ़लाँ नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं होगा, खुदा ना खास्ता। ये लफ्ज़ उनके एक मेंबर के मुंह से मैंने सुने हैं। इसी तरह कोई ढाका बनाने का नाम लेता है, कोई कुछ बनाने का नाम लेता है। देखिए, सबसे बड़ा विक्टिम मैं था और वहाँ पे 10,000 लोग मौजूद थे जब सज़ा मुझे हुई है। धाड़े मार के रो रहे थे लोग, जहाँ मर्जी में ले जाता। लेकिन आप मेरी वीडियोस निकाले, मैंने लोगों को रोका, उसकी एक बुनियादी वजह थी। भाई ने पता नहीं कहाँ छेड़ दिया मुझे, वरना मैं तो इतनी लंबी गुफ्तगू। बुनियादी वजह ये थी कि मैं चाहता था कि यहाँ पे किसी की माँ की गोद ना उजड़े। ये केस कोई केस नहीं है और आज इस यहाँ से मुझे बिल्कुल हंसी खुशी जाना है, वेव करते हुए जाना है। और मैं जब भी किसी जज ने मुझे सुना, जब भी सुना, तो वो मुझे छोड़ देगा, ये मेरा ईमान था पहले दिन। और आपने देखा कि रात के 11:30 बजे मैंने किसी को नहीं कहा कि आप रेडियो पाकिस्तान को जला दो, GHQ पे हमला कर दो, बाहर खड़ी हुई सारी गाड़ियों को आग लगा दो, कचहरी को जला दो। जल सकती थी, सारा कुछ हो सकता था, लेकिन अपने आधा किलो गोश्त की खातिर पूरी भैंस को ज़िबा करने का मैं कायल नहीं। अब सर, आप चूँकि बड़े खुद विक्टिम रहे ना जी, तो मियाँ साहब से गुफ्तगू करते हुए या उनसे बात करते हुए बहुत सारे सियासी लोग कैद में हैं, अपोजिशन कैद में है, तो इस पे कोई लाहे अमल या कोई आगे की पॉलिसी आपकी पार्टी की? मेरी बात सुने, मैं आपसे सिद्ध के दिल से बात कर रहा हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल वर्कर को कैद रखने के हक़ में नहीं हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम खुद रहे हैं ना। मैं नमुस्से रसालत पे जेल रहा हूँ, मैं 6 दहशतगर्दी के मुकदमात में जेल रहा हूँ, मैं 302 के अंदर मेरे पे झूठा मुकदमा 2005 में बना, सिटिंग MNA था। लेकिन 76 साल में कभी 9 मई भी नहीं हुआ भाईजान, 9 मई कभी नहीं हुआ। और अगर ये रवायत हमने कायम दायम रखी, मैं तो मास्टरमाइंड्स की बात करता था ना। मैं कहता था ये जो लोग, ये जो बच्चे वीडियो में हैं, जो वीडियो के में मौजूद नहीं हैं, जो वीडियोस में हैं सर, उनको किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरा आज का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, डे 1 से। और इनका ज़हन पर गंदा करने वाले 1.5 साल में जो लोग थे ना, वो लोग भी नहीं छोड़ने चाहिए। अगर उनको छोड़ना है ना, जैसे मैं नाम ले देता हूँ, जैसे इमरान खान है, जैसे शेख रशीद है। शेख रशीद का नाम इसलिए लिया कि जब रावलपिंडी की अपॉइंटमेंट हो रही थी तो रावलपिंडी में धरने का मशवरा किसने दिया था? मैंने दिया था, रावलपिंडी के अंदर धरना दिया जाए। इमरान खान साहब ने वहाँ धरना दिया, वो स्पीच सुने उसकी निकाल के। अब इन लोगों ने छोटे छोटे ज़हनों को ख़राब किया और ख़राब करने के बाद 1.5 साल की आबियारी के बाद वो फिर चढ़ दौड़े। ना उन्होंने कोर कमांडर हाउस को छोड़ा, ना शोहदा के मुजस्मों को छोड़ा, ना GHQ को छोड़ा। ये वो निशानियाँ हैं जहाँ पे दुश्मन 76 साल से कोशिश करता आया है कि हम इधर चले जाएं। और आपने देखा होगा कई दफ़ा वहाँ पे हमले भी हुए हैं। तो मेरी कहने से मुराद ये है कि ये सियासी नहीं, इसको पॉलिटिकल आप प्रिजनर नहीं कह सकते। इसके अंदर आपको अदालतों को भी फैसला करना होगा। देखिए ना, अदालतों को भी फैसला करना होगा कि अगर कोई बेगुनाह है तो उसको फौरी छोड़ें। ये ना हो कि 10 साल बाद वो कहें कि जनाब बाइज्जत बरी करते हैं। देखिए ना, मैं इस मुकदमे में 10 साल रहा हूँ जी। 10 साल बाद मुझे कहा गया कि जनाब ये पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन थी और पॉलिटिकल वेंडेटा था और फॉल्स केस था। मेरे केस में पढ़ लें, ये लिखा है। अब 10 साल के दौरान मेरे 2 इलेक्शन गए। 10 साल के दौरान मुझे किन करैक्टर असैसिनेशन से मैं गुजरा। 10 साल के दौरान मैं अपने कारोबार की तबाही से गुजरा और अपने बच्चों के लिए अजियत का बायस बना। ये सारी चीज़ें तो वापस नहीं आ सकती। आपके दिल में शेख रशीद साहब को लेकर कोई हमदर्दी नहीं? वो तो बेचारे चिल्ला काटने चले गए, डिस्प्लेस हो गए, और क्या करवाना है? मेरी बात सुने ना, मैंने तो शेख रशीद पे आज तक इतने तो पत्थर दिल नहीं थे आप। ना मैं पत्थर दिल नहीं। आपने बड़ी प्यारी बातें की ना। मैं उस पर कभी ज़िंदगी में, मेरे पर कत्ल का मुकदमा उस शख्स ने करवाया 2005 में, 306 दहशतगर्दी के 2013 में, 9C 2012 में। ठीक है सर, मेरी हुकूमत रही पंजाब में 10 साल। मेरी एक FIR बताएं। आज भी मैं जीत गया हूँ ना, तो मैं पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा कि शेख रशीद साहब हैं कहाँ। पार्टी को भी कहें ना कि पीछे मुड़ के देखे। किसको? इनको सबको। सब पार्टी से आपकी बात मियाँ साहब नहीं रद्द करते। नहीं करते। मुझे पता है। सुने तो सही ना, मैं उन्हें क्या कहूँ? अदालतों को जाके कहूँ कि इनको छोड़ दें? देखिए ना, अदालतों को फैसला करने दें। मैं अदालत में रहा ना, झूठा था जो था केस मेरे पे, मैंने कहा अदालत का पीछा नहीं छाड़ना। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही प्रोसिक्यूटर ही चेंज कर दिए थे सारे, नोटिफिकेशन किया था। ये वो केसेस जो थे, आप मेरे भाई हैं, देखें ये जो केसेस थे वो केसेस नहीं थे ना। आप सच्चा केस बनाएं तो फिर किसी को ना छोड़ें, वो हनीफ अब्बासी हो, वो कोई और हो।
आप बिल्कुल ऐसा केस बनाएं ताकि अदालतों पर भी ट्रस्ट हो और जो आपके डिपार्टमेंट है उनके ऊपर भी लोगों का ट्रस्ट मुझे हो। पॉलिटिकल बात समझनी है छोटी सी कि मेरे से ज़्यादा चार पॉलिटिशियन है, हमला करें ना। चार जो हल्के खोलने की मुतालबा आया था, जी, जी। अब तो फॉर्म 45 47 का इतना लंबा चौड़ा रौला है, इसको कैसे संभालेंगे इतनी बड़ी अपोजिशन को? देखिए मेरी बात सुने, हर इलेक्शन में ये मेरा 5वां बड़ा इलेक्शन था और छठा, बल्कि मैंने एक बाई इलेक्शन लड़ा था, किसी मैच कैंपेन इंचार्ज था शेख रशीद के खिलाफ 2010 में, वो भी हम जीते थे। 6 बड़े इलेक्शन मैंने लड़े हैं। हर इलेक्शन में हारने वाला कहता है धांधली हुई है, ठीक है जी, हर इलेक्शन में। अब ये सर्वे एक आया है इप्सॉस का, मेरा ख्याल है, उसने कहा है कि 70% जो KPK के अंदर है, लोग ये समझते हैं कि KPK के अंदर 70% धांधली हुई है, लोग समझते हैं KPK के अंदर, ठीक है सर। अब ये बात, अगर यही सिस्टम जारी रहा ना कि मेरे कहने के ऊपर, फलां के कहने के ऊपर फलां हल्का खोल दें, फलां इसके लिए फोरम कौन कौन सा है? मेरे खिलाफ एक जो बंदा गया है वो पहले हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने कहा आप इलेक्शन कमीशन जाएँ, इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे हाई कोर्ट में भी खारिज होगी रिट, इलेक्शन कमीशन में भी खारिज होगी। अब उनके पास 2 रास्ते हैं, एक ट्रिब्यूनल है, एक सुप्रीम कोर्ट है। तो ट्रिब्यूनल पे, सुप्रीम कोर्ट पे जो हनीफ अब्बासी 25 साल कैद लेके अपनी अदालतों से अपने निज़ाम को गाली नहीं दी, क्यों कि मुझे पता था कि इसी निज़ाम ने मुझे रिलीफ देना है। ये वो निज़ाम नहीं है कि मैं जाके बरतानिया से रिलीफ लूँगा, हिंदुस्तान से रिलीफ लूँगा। इसलिए मैंने हाई कोर्ट को गाली नहीं निकाली, इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट को गाली नहीं निकाली। मुझे पता था यार मैं जाऊँगा तो कुछ जज पूछेगा तो सही, यार ये स्मगलर है तो मुझे बताएं रिकवरी कहाँ है, मुझे बताएं ये माल मुकदमे के अलावा ये इस कानून के मुताबिक सेम वही जो राना सनाउल्लाह वाला, राना साहब में मेरे थोड़ा फ़र्क है, उसमें तो फिर जाली उन्होंने रिकवरी डाल दी ना जी, जाली रिकवरी। अब पाकिस्तान में देखें ना ये क्या क्या होता है। बहरहाल आखिरी में आपको याद है उसमें सेफ सिटी की फुटेज ने क्या कमाल किया था? उसमें इन्होंने चालान जब सबमिट किया ना, तो उसमें कहा कि ये सारा काम हमने रिकवरी से लेकर और उन्हें जेल शिफ्ट करने तक हमने ये सारा काम 1.25 घंटे में किया है। और वो जब फुटेज निकाली तो वो 12 मिनट की या 15 मिनट की निकली, तो चालान उलट गया सारा। झूठ होता है ना, झूठ होता है ना। देखिए ना, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि हमने सब्र किया ना यार, सब्र कर जाए ना, क्या हो जाएगा। आप असम्बली के अंदर, आज मुझे PTI वालों ने बुलाया, उनके जी आप नारे लगा रहे हैं। मैंने कहा यार देखिए मेरी बात सुने, अगर हम टेरियान का नारा लगा रहे हैं तो किस बुनियाद पे लगाया? आपने मरियम बीबी का नाम लिया, बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं, आप इसको छोड़ दें, हम ये बात छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने कहा जी हमें कुछ मौका दें, हम सिस्टम को, मुझे आज खुशी हुई उनकी ये बात सुन के, तो आप हमारे जो ये बंदा है उमर अयूब, इसको, तो मैं बैठ गया अपनी सारी टीम को लेके। अगर वो इस तरह आते हैं जमहूरियत की बुनियाद के ऊपर और वो कुछ करना चाहते हैं, आएँ इस मुल्क के लिए बैठ के कुछ कर जाएं, ये यकीन माने या नकदा कोका, कैदी नंबर 804, अगर यही गाने ने तो फिर बाकी सारे काम छड़ के असी यही शुरू कर दें। थैंक यू सो मच। आज ओपोजिशन तो खुद तगड़ी रही, लेकिन इस तरह ईवान का माहौल अगर रहेगा तो फिर बात यहीं रुकी रहेगी, डेडलॉक रहेगा। नहीं, देखिए हम हैं फॉर्म 45 वाले। 8 फरवरी को आवाम ने इमरान खान के नुमाइंदों को निशान देख के जो है वो वोट दिया और हम इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। जहाँ तक इसकी बात है ईवान के अंदर तो एक तमाशा ही है, और उस तमाशे में ज़बरदस्ती आज शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म बन गए, लेकिन आप उसको देख लें कि वो कितने कमज़ोर और बुज़दिल है, क्योंकि उनके पास आवाम का वोट नहीं है, उनके पास आवाम की ताकत नहीं है। उनको पता है कि वो 8 फरवरी को हार चुके हैं। अगर उनमें हौसला होता, वो वाकई के वज़ीर-ए-आज़म होते, तो अभी उनको उमर अयूब साहब से, जो उनके अपोनेंट कैंडिडेट थे, उनकी तकरीर सुननी चाहिए थी। आप देखिए कि वो तकरीर अपनी जो है वो फरमाने के बाद तशरीफ़ यहाँ से ले गए। आपने कौन सी तकरीर करने दी उन्हें? जितना शोर था उधर, वो तो बेचारे हेडफोन लगा के कर रहे थे। उमर भाई भी इसी तरह थे, तो दोनों तरफ से शोर था। बेचारे तो कहीं से भी नहीं है, दोनों के साथ बेचारा लगा दें, उमर भाई के साथ भी लगा दें, उधर भी लगा दें। देखिए बेचारे वो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि आवाम की ताकत के ऊपर डाका मार के, आवाम के वोट के ऊपर डाका मार के यहाँ पे आए हुए हैं, कोई आवाम की ताकत से नहीं आए हुए। और दूसरी बात ये कि सीनियर इनके लोग हैं, बार बार उन्होंने तकरीर में शायद घड़ी का भी जिक्र किया, इनको अंदाज़ा नहीं है कि आपने जितनी चोरियाँ तोशा खाने से की हुई है, अगर ये घड़ी ले आते हैं और हम इनके इस ऐवान के अंदर वो चीज़ें लेके आनी शुरू कर दें, पाइनएप्पल, टिश्यू पेपर के डब्बे, गाड़ियाँ, वो चीज़ें, इनको ऐवान के अंदर बैठना मुश्किल हो जाएगा, इनकी सीटों के ऊपर भी जगह नहीं बचेगी। इतनी चीज़ें इन्होंने यहाँ से आप चाहते तो आज उमर अयूब साहब भी वज़ीर-ए-आज़म लग सकते थे, आप लोगों ने चाहा ही नहीं। जिन्होंने आवाम की मैंडेट पर डाका मारा, उनके साथ हम कैसे बैठे?
हम तो आवाम की ताकत से आए हैं ना, हम तो इमरान खान के नाम के ऊपर आए। तो इमरान खान के नाम के ऊपर जो अभी भी लोग आए हैं, अभी भी उनके रिज़ल्ट चेंज किए जा रहे हैं। वो इलेक्शन तो अभी तक चल रहा है, अभी भी लोगों के रिज़ल्ट चेंज किए जा रहे हैं। तो जिन्होंने आवाम की, सिर्फ इमरान खान का मैंडेट नहीं, आवाम का भी मैंडेट है, उनके मैंडेट पर डाका मारने वालों के साथ हम कैसे बैठे? मिली हैं इमरान खान साहब से? मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि इंशाल्लाह मैं इमरान खान को मिलूंगी। मिलेंगी तो क्या बात होगी, कुछ बताइए। जारी बात है, मेरे मेंटोर हैं, मेरे लीडर हैं, मैं उनका ब्रांड हूँ। मेरा ज़ाती तो एक भी वोट नहीं है, इमरान खान का सारा वोट है। अभी मेरे हलके ने दोबारा मुझे NA-185 से तो इमरान खान के नाम के ऊपर मुझे वोट दिया है। जाऊँगी तो उनको बताऊँगी कि आपके साथ लॉयल्टी की, वफ़ादारी की, क्योंकि आप हक सच पे खड़े हैं, आप लीडर हैं, आप कितने बहादुर हैं कि आप अभी तक बर्दाश्त करें। रातों रात का आपको 31 साल की सज़ा दी गई है। तो मैं जारी बात है, जब उनको देखूँगी तो अभी वो मैं जज्बात नहीं बयान कर सकती। ये जो अपोजिशन की जो लाइन है अभी, ये जो ट्रैक है, ये बंद गली तो नहीं साबित होगा? कुछ दीवार के साथ जाके सट देखिए, टकराए? अगर बंद गली होती ना तो वो फिर 8 फरवरी को हो जाती। क्या हमारे वर्कर्स को नहीं उठाया गया? क्या आधे से ज़्यादा हमारे लीडरान अभी भी पाबंद सलासिल नहीं? क्या RO के दफ्तर से के सामने हमारे प्रपोजर और सेकेंडर्स को जो है वो अगवा नहीं किया गया? हमारे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट नहीं किए गए? मुझ समेत सबके जितने भी यहाँ पे आए हैं, उनके ट्राइब्यूनल के अंदर वापस हमने नॉमिनेशन पेपर की जंग लड़ी, तो हम यहाँ पे आए हैं। तो अगर कोई बंद गली होती तो क्या उस वक्त ये 8 फरवरी को आवाम निकलती? इसका मतलब है कि जालिम जुल्म करते रहेंगे, PMLN जुल्म करती रहेगी। 8 फरवरी के बाद आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। 8 फरवरी वाले दिन आवाम ने बंद गली के बजाय इलेक्टोरल प्रोसेस का, वोट की पर्ची का रास्ता अपनाया। तो मैं तो आवाम की भी जुर्रत और बहादुरी को सलाम करती हूँ। थैंक यू सो मच। क्या फिर मंजरनामा सारा जो आप देख सकते हैं, जो आप शेयर कर सकते हैं, जो आप बता सकते हैं? मंजरनामा यही है कि जी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की बेहतरी का सफ़र शुरू होगा। और जंगल का कानून तो है नहीं है कि आप जिस तरह हुल्लड़बाजी से मुल्क का बेड़ा गर्क किया पीछे माजी में, तो इंशाल्लाह एक नए दौर का आगाज़ है। मुश्किल और मसाइल तो हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन कोई नामुमकिन चीज़ें नहीं है कि हल ना हो। और इंशाल्लाह ताला जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का आज कौम के साथ ख़िताब था, वो एक नई उम्मीद थी पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, किसानों के लिए, ताजरों के लिए, मज़दूरों के लिए। तो ये एक उनके लिए एक उम्मीद की किरण थी आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की स्पीच। और उन अदारों को भी ये तंबीह की उन्होंने कि जो लोगों का खून चूसते हैं, उनको भी 10 से 15 दिन का उन्होंने टारगेट दिया है। तो मेरा ख़्याल है कि ये अल्लाह के फजल करम से टर्न अराउंड होगा और हम पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला आगे की तरफ लेकर चलेंगे। ये सैलाबी रेला जिसने बड़े बड़े बुर्ज इस दफ़ा उल्टाए इलेक्शन के दौरान, इस पे क्या टेक है आपका, क्या तबसरा है? ये बुर्ज तो जब हल्के ओपन करने की बात इमरान खान करते हैं, मेरे ही हल्के से शुरुआत कर लेते हैं। 40-50 हज़ार वोट जो बाहर से अंदर आया और मेरा बाहर फेंक दिया। आपके साथ धांधली? मेरे जो वोटर्स हैं, जो मेरे मुस्लिम नून के वोटर थे घर में, यानी कि 8 वोटर हैं, 6 किसी और हल्के में फेंक दिए, 2 उधर ही हैं। तो आ जाएं, फिर एहतसाब करना है। फिर इस मुल्क में किसकी मजाल है आपके साथ धांधली करें? आपकी। तो आप कह रहे हैं आपके हल्के में भी धांधली? मेरे पास तो सबूत भी हैं। मैं इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इस पर। फॉर्म 45 भी पूरा है? मैं फॉर्म 45 की बात यकीन ही नहीं रखते आप फॉर्म 45 पे? मैं नादरा और इलेक्शन कमीशन, उनको मैं पार्टी फ्रीक बनाऊंगा। तो मैं बताऊंगा कि लोगों को धांधली होती है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे पता चला आप फरमा रहे थे कि आपको इधर आके बड़े आप एंथुजियास्टिक होके आए थे और बड़े ही आपको मायूसी हुई इस तरह के हालात देख के। अभी भी इंथुजियास्टिक हैं, अभी भी एनर्जी है, लेकिन मायूस इसलिए हो रहा हूँ कि जो सिचुएशन, गिवन द सिचुएशन इट्स वेरी टॉक्सिक है। मैं समझता हूँ कि सियासी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और अगर हम अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं तो सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि फेडरल में बैठ के लोग ये कहें कि बलूचिस्तान के मसाइल क्या हैं। मैं कतई ये नहीं चाहता कि पंजाब के लोग उठ के कहें कि बलूचिस्तान के मसाइल क्या हैं। आप बताइए ख़ुद से कि बलूचिस्तान के 5 बड़े मसले क्या हैं? 5 से ज़्यादा मसले हैं। मैं समझता हूँ कि हर मसला गुंजल है, टेंगल्ड है, डिटेंगल करके हमें एड्रेस करने चाहिए। एजुकेशन का बड़ा मसला है, नौजवानों का बड़ा मसला है, टेररिज्म का बड़ा मसला है, मिसिंग पर्सनस का हमारे पास इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों को डिटेंगल करके हमें एड्रेस करना चाहिए। वन सोल्यूशन फिट्स ऑल कभी इसमें काम नहीं आएगा, जो कि हमने पहले भी अपनाया है, लेकिन ये कभी काम नहीं आएगा। बुगटी साहब की तकरीरी वहाँ और इतने हैवी मैंडेट के साथ
क्या देखते हैं आप? भुट्टी साहब जानते हैं, वो बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पहले इंटीरियर में भी उन्होंने फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं और बलूचिस्तान के मसाइल को जानते हैं। लेकिन ये उम्मीद करूंगा कि नौजवानों को तरजीह देंगे और न्यूट्रल रह कर सब कुछ सुनेंगे। तो उधर जो आपका मिसिंग पर्सनस का प्रॉब्लम है वो तो एड्रेस नहीं हुआ। अख्तर मेंगल भी साथ छोड़ गए। क्या अख्तर मेंगल ठीक से उसे लेके चल रहे थे आपके ख्याल में? मिसिंग पर्सनस का इशू तभी हल होगा जब लवाहिकीन हमारे साथ बैठेंगे, ठीक है ना जी? क्योंकि हमें नंबर्स चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, हमें ओरिजिनलिटी चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए कि कितने लवाहिकीन तो सर इधर आके बैठे हुए थे। हाँ, फिगर्स दें ना, फिगर्स दें। एक कमीशन बना हुआ था, वो कमीशन को चाहिए, सूबाई गवर्नमेंट को चाहिए, उन कमीशन को बुलाएं, उनके साथ बैठें और उनका मसला हल करें, लेकिन ग्राउंड फैक्ट्स के ऊपर। तो जैसे जावेद इकबाल का कमीशन है जो चेयरमैन नैब भी रहे, उसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं, नसरुल्लाह बलोच साहब का जो कमीशन था वो, अच्छा वो उसके साथ बैठें। सरफराज बुख्ती को चाहिए, उनको बुलाएं, बैठें, एड्रेस करें, ग्राउंड फैक्ट के ऊपर चेक करें कि कितने लोग मिसिंग हैं ना। आज मैं कहूँगा 5000 लोग मिसिंग हैं तो मेरे ख्याल से एग्जैजरेटेड नंबर्स होंगे। जो लोग असल में मिसिंग हैं उनको कोशिश होनी चाहिए कि उनको रिलीफ मिल जाए। तो लवाहिकीन बैठने को तैयार नहीं है या नंबर्स फैक्ट्स देने को तैयार नहीं है? अभी तो मेरे ख्याल से हुकूमत बनी है तो हम कोशिश करेंगे कि उनका जो इशू है, मिसिंग पर्सनस के मसले को हल करने के लिए आप जमहूरी लोग, पार्लियामेंट वाले, ये कितने मजबूत हैं? इनकी वॉइसेस कितनी लाउड हैं? या आप समझते हैं कि देखिए जी, मिसिंग पर्सनस एक सेंसिटिव इशू है। मैं समझता हूँ कि हर कोई इस पे बात कर सकता है और लेकिन एहतियात ये होना चाहिए कि मिसिंग पर्सनस के ऊपर जो फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर है वो प्रमोट किया जाए, जो मिथ्स वगैरह हैं उसको प्रमोट ना किया जाए। मिसिंग पर्सनस को सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि फ़िल्टर होना चाहिए कि मिसिंग पर्सनस की कितनी कैटेगरीज़ हैं। जेन्युइन मिसिंग पर्सनस हैं, एक जो मिसिंग पर्सनस जो अपनी कंसेंट से गए हैं वो, और दूसरे मिसिंग पर्सनस जो कि बाहर बैठ के ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप फिल्टर करेंगे तभी ये एड्रेस हो सकेगा। सर थैंक यू मेरे